हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है 12th अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जो कि हमने कुछ अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा सेशन। अब पहली जो न्यूज़ आती है वो है हमारी इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड, और उसको फेंसिंग से रिलेटेड बात स्टार्ट हुई है। हमारी जो केंद्र की सरकार है उनका कहना है कि हमारा जो बॉर्डर है म्यांमार से, उसे फेंस किया जाएगा, और उसके साथ जो हमारी उनके साथ फ्री मूवमेंट जो रजीम है, जिसके अंतर्गत बॉर्डर के आसपास वाले जो लोग हैं वो 16 किलोमीटर तक अराउंड दूसरे देश में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, उसको भी कहीं ना कहीं एंड किया जाएगा, ऐसा बोला है। क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री कूप हुआ था उसके बाद वहाँ से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ आए और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आके बस गए, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं हमारे खुद के देशवासियों के लिए। इसलिए ये एक डिसीजन लिया गया है कि एक तो फ्री मूवमेंट रजीम को एंड किया जाएगा, और उसके बाद जो है ये बॉर्डर की भी फेंसिंग की जाएगी। सो एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम म्यांमार हैव टेकन रिफ्यूज इन वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली मिजोरम, आफ्टर फ्लीइंग देयर कंट्री फॉलोइंग अ मिलिट्री कूप इन 2021। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्री मूवमेंट रजीम जो है, इट अलाउज पीपल रिसाइडिंग क्लोज टू द बॉर्डर टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट वीज़ा। मतलब वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको 16 किलोमीटर तक जाना है दूसरे के देश में। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए रेफ्यूजीज़ जो हैं हमारे देश में आ जाते हैं, जिस पे चेक लगाने की ज़रूरत है। इंडिया का बॉर्डर अगर देखें म्यांमार से तो वो 1643 किलोमीटर लॉन्ग है। और इस न्यूज़ में इतना ही था जानने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपको इन वाले सेशंस का PDF चाहिए होता है तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है। और अच्छे बच्चों की तरह सेशन को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना, और कमेंट भी करना, फीडबैक दिया करो कहीं पे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है या कुछ भी सजेशंस देना चाहो तो प्लीज़ दिया करो। अगला आता है प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब ये क्या है? इसमें क्या है ना, जो एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, वो हमारी आर्मी में इंडक्ट करेगी आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिससे कि क्या होगा, हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी असेट्स वगैरह हैं या मिसाइल्स वगैरह हैं, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम है, वो सब इंटीग्रेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली सब साथ में काम करेंगे। मान लो कोई बाहर से मिसाइल आती है किसी एनिमी नेशन से, तो इसमें सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ वगैरह सब बहुत बढ़िया है, रडार सिस्टम है जिसके थ्रू डिटेक्ट करना इजी होगा, और सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड होंगे तो काउंटर अटैक अच्छे से किया जा सकेगा। फिर चाहे वो लैंड बेस्ड एसेट्स हो या चाहे एयर बेस्ड, वो सभी इंटीग्रेट हो जाएंगे और एक इंटीग्रेटेड मैनर में हमारा डिफेंस सिस्टम वर्क करेगा। सो इंडियन आर्मी हैज़ इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इससे होगा यूँ कि हमारी आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी इसके थ्रू। और एक मज़े की बात यह है कि हमारा जो एयरफोर्स है उसके पास ऐसा सिस्टम ऑलरेडी है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS, एंड इट इज़ एन ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। और इसके थ्रू जितने भी डिफरेंट एयर सेंसर्स हैं या रडार वगैरह हैं वो सब इंटीग्रेटेड हैं, ताकि इंडियन एयर स्पेस को प्रॉपरली अच्छे से इंटीग्रेट करके उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जा सके। और अब इसी तरीके का सिस्टम जो है इंडियन आर्मी के लिए ले आया गया, ताकि AI वगैरह का यूज़ करके इस सिस्टम को पूरा ऑटोमेटिक बनाया जाए और सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो, और जिससे कि हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब ये डिफेंस सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि ये अपने आप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को अकोमोडेट कर लेगा। मतलब कि मान लो कि एनिमी नेशन से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, तो अगर एक ही जगह से ज़्यादा आ रही हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना फिजेबल है। और अगर अलग अलग जगह से आ रही है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो फिर उस सिचुएशन में थोड़ा अलग रिस्पॉन्स होगा हमारे सिस्टम का। तो ये काफ़ी एडवांस्ड होने वाला है और इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है इंडियन आर्मी की काफ़ी बढ़ जाएंगी। और इतना ही नहीं, क्या होता है कभी वॉर वगैरह के टाइम जब मिसाइल्स वगैरह दागी जाती हैं तो कभी कभार हमारी खुद की मिसाइल हमारे जो खुद के एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उन पे लग जाती है। तो ऐसा ना हो, तो वो सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेटेड होगा जिससे कि हॉस्टाइल टारगेट्स जो होंगे उन्हीं पर अटैक किया जाएगा और जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट होंगे वो सेफ रहेंगे। तो इस तरह से काफ़ी एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम होगा हमारा, जो कि हमारे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ा देगा। सो टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस थ्रू डिजिटाइजेशन, प्रॉमिसिंग अ स्ट्रीमलाइंड अप्रोच टू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको अच्छे से डील किया जा सकेगा। इसमें इंटीग्रेटेड रडार है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इन सबको भी एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। It will enable swift engagement of hostile targets and ensure safety of friendly aircraft। जैसा कि मैंने अभी बताया वही चीज़ है इसमें। हमारी एयरफोर्स के पास तो ऐसा सिस्टम था ही, अब आर्मी के पास भी आ गया। तो जैसे बाहर से कोई भी अटैक होता है तो हमारे एयरफोर्स और जो आर्मी की फोर्स है वो मिल के काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। और आने वाले टाइम में जो है नेवी को भी इसमें साथ में इंटीग्रेट करके तीनों का मिला के एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बनाया जाएगा। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। ये बात थी इसमें, ये मैंने बता ही दिया और इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। अब आता है IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। अब ये होता क्या है ना, ऐसा देखो, इस तरीके का एक सिस्टम होता है और इसको किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है ताकि जितने भी कम ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, ड्रोन्स वगैरह होते हैं एनिमी नेशंस के, उनको टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये सिस्टम था और ये सिस्टम हमने परचेज़ किया रशिया से। और रशिया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था उसका फर्स्ट बैच जो है वो इंडियन आर्मी को मिल चुका है, जिसमें 24 ऐसे सिस्टम आए हैं। और क्या बोलते हैं इसको, IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नाम से समझ ही आ रहा होगा, मैन पोर्टेबल, मैन उठा के जो है उसको यूज़ कर सकता है, एंड एयर डिफेंस सिस्टम क्योंकि एयर में हमें डिफेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये बात है। इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम। अभी हमने देखा कि हाथ में पकड़ के इसको यूज़ किया जा सकता है, एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और क्रू। और डिज़ाइन क्यों किया गया, ताकि जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं, क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं या ड्रोन्स होते हैं, मतलब अप टू 6 किलोमीटर तक मान लो ये इफ़ेक्टिव रहेगा उनको डिस्ट्रॉय करने में। तो ये भी हमें काफ़ी मददगार होगा। और इसको वेस्ट में क्या बोलते हैं, SA-24 ग्रेंज। ठीक है, अब क्योंकि हम सराउंडेड हैं हमारे कुछ हॉस्टाइल नेबर्स से, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो हमारे पास ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम काउंटर अटैक कर पाएँ अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। सो दीज सिस्टम्स एनहांस द आर्मीज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। क्योंकि मैंने बताया कि 6 किलोमीटर तक ही ये इफेक्टिव रह पाएगा। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस ओ सिस्टम, एंड इट विल पर्टिकुलरली भी यूजफुल इन हाई माउंटेनियस टेरेन। हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, जैसे कि पाकिस्तान से जो बॉर्डर हो गया या चाइना से बॉर्डर हो गया, वहाँ पे यह हमें काफ़ी काम आ सकता है। और इस जो हमारा ये पूरा प्रोक्योरमेंट हुआ रशिया से, इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी एक प्रोविज़न था जिसके तहत कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन होगा। एंड एक रेजिमेंट इसे ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुकी है इस वाले सिस्टम को। जो ये पहला बैच आया वो तो रशिया में ही बना था, इट केम फ्रॉम रशिया, लेकिन बाकी का जो होगा वो इंडिया में ही बनाया जाएगा। कैसे, थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया बाय एन इंडियन कंपनी। किसी इंडियन कंपनी को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी रशिया के द्वारा और हमारी इंडियन कंपनी उसे बनाएगी।
सो इस तरह से हम इसमें मेड इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये एक पुराना सिस्टम था, इग्ला IM सिस्टम, उसको रिप्लेस करेगा क्योंकि ये बेहतर होगा। एंड इट अलाइंस विद द प्लान्स फॉर फ्यूचर इंडिजिनस विशोरड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एडवांसमेंट्स। सो सिंपल था ये, आ गया समझ। बढ़ते हैं आगे। अब आता है गुजरात सर्कुलर ऑन कन्वर्जन। हुआ यूँ कि गुजरात में जो दलित्स हैं मोस्टली वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन कर रहे हैं बुद्धिज़्म में, मतलब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और उनका मेन रीज़न ये है कि उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती, इसलिए वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुजरात का एक्ट है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, उसके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म एक सेपरेट रिलीजन है, इट डज़ नॉट कम इनटू हिंदुइज़्म। इसलिए जब भी कोई ऐसा कन्वर्जन हो तो उसमें एक प्रायर अप्रूवल लगेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसके बाद ही जो है उनका कन्वर्जन माना जाएगा। अब एक्ट में तो ये प्रोविज़न पहले से ही था, तो गुजरात सरकार को ये सर्कुलर क्यों इशू करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स थे वो कहीं ना कहीं इस एक्ट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, और जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आती थी कन्वर्जन के लिए तो उनका कहना था कि आर्टिकल 25(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सब हिंदुइज़्म का पार्ट है, तो आपको ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गुजरात गवर्नमेंट ने इन मजिस्ट्रेट्स को भी कहा कि प्रॉपर लीगल प्रोविजंस को देखकर उनके अकॉर्डिंग ही काम लिया जाए और उसके बाद अप्रूवल दिया जाए जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आए। ठीक है, ये बात थी इसमें। और ये जो एक्ट है गुजरात का, ये लाया इसलिए गया था ताकि जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं वो फ्री और फेयर हो पाए। इस तरह से नहीं कि किसी लालच में आके या किसी फोर्स में आके या किसी बहकावे में आके, मिस रिप्रेजेंटेशन में आके वो कन्वर्ट हो जाएं। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था और उसमें ही ये प्रोविज़न था, और उसी को क्लैरिफाई किया है गुजरात गवर्नमेंट के इस क्लैरिफिकेशन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है पल्सेस। अब कुछ न्यूज़ यूँ आई थी कि दालें जो होती हैं पल्सेस, दे आर नॉट रीचिंग द मार्केट। हालांकि इंपोर्ट तो की गई सम वेराइटीज़ ऑफ इम्पोर्टेड पल्सेस, बट दे आर नॉट रीचिंग द मार्केट। शायद कोई लोग स्टॉक होल्डिंग वगैरह कर रहे हो या जो भी हो, तो उसमें सेंटर ने कहा है, डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को टू स्टेप अप विजिलेंस ऑन पल्सेस स्टॉक, स्पेशली इम्पोर्टेड येलो पीस को, एंड एनफोर्स वीकली स्टॉक डिस्क्लोजर ऑन स्टॉक होल्डिंग एंटिटीज़ इफेक्टिव April 15। सो इनको अपना विजिलेंस बढ़ाना है, ये देखना है कि कोई स्टॉक पाइलिंग तो नहीं कर रहा या कितना कर रहा है, और ये सब April 15 से स्टार्ट हो जाएगा ताकि बेमतलब इन्फ्लेशन नहीं आए स्टॉक होल्डिंग की वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली अलाउ किया था येलो पीस का इंपोर्ट फ्रॉम December 8, 2023 टिल June 30, 2024, ताकि दालों की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो बरकरार रहे, कम नहीं हो। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी ये डायरेक्शन दिया गया है। सो अपार्ट फ्रॉम 5 मेजर पल्सेस जो कि होती है तुअर, उड़द, चना, मसूर, मूंग, येलो पीस में भी ये मॉनिटर करना ज़रूरी है। सो ये बात थी इसमें, ये तो सिंपल सा था। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। एंड इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।